नमस्कार साथियों। आधुनिक राजस्थान की आपकी घटनाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमारी कुछ जो पिछली कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में हमने राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, एकीकरण की प्रक्रिया है और 1857 से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सारी बातों को हमने अध्ययन किया है। कई बार विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर जो आधुनिक राजस्थान की जो घटनाएं हैं, आधुनिक राजस्थान से जो टॉपिक है, जिनके संबंध में वर्तमान में आरपीसी भी खूब सारे प्रश्न पूछ रही है और अधीनस्थ बोर्ड भी खूब सारे प्रश्न पूछती है। अगर हम राजस्थान के इतिहास के 3 हिस्से करें, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो हम देखते हैं कि जो अधिकांश भाग होते हैं प्रश्नों के वो हमें आधुनिक राजस्थान से दिखाई देते हैं। बच्चे कई बार इस बात में शिकायत करते हैं, कई बार उनकी जिज्ञासाएं भी होती है कि आखिरकार सर आधुनिक राजस्थान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसकी रूपरेखा क्या है। बच्चों की ये भी समस्या रहती है कि वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं, जब उस टॉपिक को पढ़कर वो दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं तो पहले वाले टॉपिक को भूल जाते हैं। जैसे वो किसान आंदोलन को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, याद कर लिया, लेकिन जैसे ही वो जनजातीय आंदोलन की ओर जाएंगे तो फिर किसान आंदोलन को भूल जाएंगे। और जब वो 1857 क्रांति की ओर जाते हैं तब तक तो वो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन दोनों को भूल जाते हैं। और जब एकीकरण की प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं तो उस एकीकरण की प्रक्रिया और प्रजामंडल आंदोलन के अंदर हम इतने खो जाते हैं कि बाकी सारी बातें हमारे दिमाग में रहती नहीं। हम सारी घटनाओं को, पीछे वाली घटनाओं को भूलते जाते हैं। इस संबंध में विद्यार्थियों 2 आपके कारण हो सकते हैं। एक तो समय पर रिवीजन नहीं होता है, इस वजह से हमारे जो टॉपिक होते हैं हमें निरंतर हम उसको रिकॉल नहीं करते हैं, उनको बार बार हम अभ्यास नहीं करते हैं, उन पर चिंतन नहीं करते हैं, तो चीजें हमें हमारी स्मृति से लुप्त होती जाती है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण ये है, हमने क्या कर दिया विद्यार्थियों, जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं को हमने केवल और केवल अपने सिलेबस का हिस्सा मानकर रख लिया। इतिहास में होने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से ज्यादा आपके समग्र रूप से होती है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों इतिहास में पहले आपके 1857 क्रांति हुई है और उसके बाद में आपके किसान आंदोलन हुए, फिर जनजातीय आंदोलन हुए, फिर आपकी राजनीतिक संस्थाएं बनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस समय आपके किसान आंदोलन हुए उसी समय किसी न किसी क्षेत्र में आपके जनजातीय आंदोलन भी हुए हैं। हमने ये देखा था मेवाड़ के अंदर, जब आपके बिजोली किसान आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था, उसी समय मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन भी चल रहा था। और जिस समय हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन, भील आंदोलन हो रहे थे, उस समय राजस्थान में कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक संगठन भी बन रहे थे। इसी समय हमारे यहाँ पर राजनीतिक संगठनों का भी निर्माण शुरू होने लग गया था। और जब ये राजनीतिक संगठन बनने लगे तो धीरे धीरे हमारे रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन खड़ा हो गया। और प्रजामंडल आंदोलन कैसे आपकी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटिश भारत के साथ पूरी रियासतों को भी आजादी प्राप्त हुई है। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर राजस्थान की रियासतों का आपके भारत में विलय हुआ है, उनका एकीकरण हुआ है। तो ये घटनाएं विद्यार्थियों समग्र रूप से होती है। हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को मात्र और मात्र अपने सिलेबस का हिस्सा मानकर उसको विभाजित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरे को पढ़ते हैं तो तीसरा भूल जाते हैं। आखिरकार हम इस आधुनिक जो राजस्थान है, इन सारी घटनाओं को समझे कैसे, तो आने वाले 15-20 मिनट में कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि आखिरकार आधुनिक राजस्थान हम शुरू कहां से करें और इसका समापन कहां से करें, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिकों को फिर किस प्रकार से पढ़ा जाए, उन सारी बातों की चर्चा हम यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक राजस्थान को कहां से पढ़ना शुरू करें, सबसे पहली समस्या तो हमारी यही रहती है। तो इसको समझने के लिए आप इस प्रकार से देखें, मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब और इनकी मृत्यु आपके 1707 में हुई है। जैसे ही आपके औरंगजेब का देहांत हुआ है उसके बाद में राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं जो मुगल सत्ता के अधीन थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं आया जो राजस्थान की रियासतों पर अपना प्रत्यक्ष और आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कठोर नियंत्रण रख सके। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुगलों की सत्ता क्षीण होती गई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, जो राजस्थान की रियासतें हैं वह रियासतें आपके स्वतंत्र होने लगी, एक प्रकार से मुगल सत्ता से आपके अलग होने लगी। और जैसे ही हमारी रियासतें स्वतंत्र हुई तो उन स्वतंत्रता का उन्हें एक प्रकार से हम कह सकते हैं मूल्य भी चुकाना पड़ा। जैसे ही मुगल सत्ता का जो आपके हाथ है राजस्थान की रियासतों के ऊपर से हटा तो राजस्थान को फिर 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो जो पिंडारी जो होते थे हमलावर, उनका सामना करना पड़ा। एक आपके जो मराठा आक्रमणकारी थे, या फिर हम कह सकते जो मराठा क्षेत्र में निवास करने वाले थे, वो कई बार राजस्थान के क्षेत्रों में आते, राजपूताना क्षेत्रों में आते, प्रत्येक संघर्ष होता और यहाँ से फिर आपके धन लेकर जाते। तो एक प्रकार से पिंडारियों को भी हमला हमें देखना पड़ा और मराठा आक्रमण भी हमें झेलने पड़े। इसके साथ में ही जो राजाओं के अधीन आने वाले जो सामंत होते थे, जो जागीरदार होते थे, उनसे भी हमारे जो शासक वर्ग परेशान थे।
तो हमारे शासक वर्ग इन समस्याओं से जूझ रहे थे, तो अब उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी, उन्हें एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता की आवश्यकता थी जो उन्हें इन समस्याओं से आपके दूर कर सके। पहले इन सारी समस्याओं का निराकरण उनके पास था जब आपके मुगल वंश के शासक थे। मुगल वंश के शासक थे तो रियासतों को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता, मुगल वंश के शासक उन समस्याओं को निराकरण कर देते। पर अब मुगल सत्ता खुद कमजोर हो चुकी है और राजस्थान की रियासतों के शासक स्वतंत्र होने की स्थिति में आ चुके हैं, तो वो स्वतंत्रता कई सारे आपकी समस्याओं को भी लेकर आ रही है। पिंडारी और मराठाओं के आक्रमण हो रहे हैं, सामंती जागीरदार शासकों के अधीन नहीं रहना चाहते, वो भी एक प्रकार से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इन समस्याओं का जो समाधान है उनको ब्रिटिश सत्ता में नजर आया, और क्योंकि रियासतों के जो शासक है उनको ये नजर आया कि जो ब्रिटिश सत्ता है, या हम कह सकते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उन्हें पिंडारी हमलों से बचा सकती है, मराठा आक्रमण से बचा सकती है, और शासकों के अधीन आने वाले सामंत और जागीरदार हैं जो स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, उनकी इस कार्रवाई से बचा सकते हैं। और इसीलिए जो हमारे राजस्थान की जो रियासतें हैं, उन रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता से 1818 के अंदर आपके संधियां कर ली, जिन्हें, क्योंकि ये वर्ष 1818 का है, इसलिए हम इन संधियों को 1818 की संधियों के नाम से जानते हैं। जैसे ये संधियां हुई तो इन संधियों में क्या हुआ विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों से एक प्रकार समझौता किया कि रियासतों पर अगर कोई भी बाह्य हमला होगा, चाहे वो पंडारियों का हो, चाहे मराठाओं का हो, चाहे सामंत का हो, जितने भी बाह्य आक्रमण होंगे उन बाह्य आक्रमणों की जो सुरक्षा है वो कंपनी करेगी। एक तो ये आपके, दूसरा, अगर किसी रियासत के अंदर आंतरिक विद्रोह हो जाता है तो उस आंतरिक विद्रोह को शांत करने का काम भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी शासकों के सहयोग के लिए, उनको प्रशासन में आपके सहयोग करने के लिए एक व्यक्ति आपके रियासतों में नियुक्त करेगा, जिसे हम रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। ये शासक को समय समय पर सलाह देने का काम करता था, और इसके बदले में जितनी भी हमारी रियासतें हैं वो रियासतों ने अपनी सर्वोच्च सत्ता के रूप में, सर्वोच्च सत्ता के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार कर लिए। एक प्रकार से जितने भी शासक है हमारे रियासतों के, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अधीन अपना आपको महसूस किया, ब्रिटिश सत्ता के अधीन अपना आपको रखने की आपके कह सकते इच्छा जाहिर की। और जैसे ही वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन आए तो फिर ब्रिटिश सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रियासतों के शासकों की बाह्य हमलों से भी सुरक्षा की, उनके आंतरिक विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया। लेकिन जो ये रेजिडेंट और पॉलिटिकल एजेंट है, ये कई बार आपके शासकों के जीवन में, उनके राजनीतिक प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगे। एक समय ऐसा आया 1818 बाद में कि रियासतों के वास्तविक शासक राजा नहीं रह गए, ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों में अपने सारे अधिकारों का उपभोग इसी रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से आपके करती थी। तो जब आप ये इतनी सारी घटनाओं को पढ़ते हैं, इसी घटना को जिस टॉपिक के नाम से आपको पढ़ाया जाता है वो है राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रसार। राजस्थान में जो आपके ब्रिटिश सत्ता है, उस ब्रिटिश सत्ता का प्रसार, या हम कह सकते हैं प्रवेश और प्रसार। जब आप आधुनिक राजस्थान पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान में मुगल सत्ता का आपके कह सकते हैं कि पतन हुआ है, और उसके पतन के बाद किस प्रकार से पिंडारी, मराठा और सामंतों के हमले हुए हैं, और उन हमलों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी फिर कंपनी ने ली है। इसके बदले उन्होंने 1818 संधि करके अपनी स्वतंत्रता एक प्रकार समाप्त की है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ हो चुके हैं। और फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सारी रियासतों पर अपना नियंत्रण कर लिया है पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंटों के माध्यम से। तो जो ये पूरी घटना है, ये पूरी जो आपके जो एक कहानी है, पूरी जो प्रक्रिया है, उसे राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश या ब्रिटिश सत्ता का प्रसार के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले आधुनिक राजस्थान में आपको इसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरे टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, जैसे ही आपके रियासतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ, अब क्योंकि राजाओं के पास खुद की सेना है नहीं, क्योंकि इस संधि के तहत राजाओं की सेना को भंग कर दिया गया था। अब आपके राजपुताना में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशों की सेना है। अब विद्यार्थी, ब्रिटिशों की सेना में ब्रिटिश आपके सैनिक भी होते हैं और भारतीय राजपुताना के सैनिक भी थे, लेकिन ब्रिटिशों की नीति ऐसी थी कि जो भी लाभ देना चाह रहे हैं, जो भी उच्च पद देना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिश सैनिकों को मिलता था। और जो राजपुताना के सैनिक है, जो हमारे भारतीय सैनिक है, उनके साथ पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, चाहे वो पद को लेकर हो, चाहे वेतन को लेकर हो, चाहे भत्तों को लेकर हो। इससे हमारा जो सैनिक वर्ग है वो आपके दुखी था। तो सैनिक वर्ग ने अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने खिलाफ होने वाली घटनाओं का प्रतिरोध करने के लिए क्रांति की, और वह क्रांति विद्यार्थियों 1857 में की, इसलिए हम इसे 1857 क्रांति बोलते हैं। तो राजस्थान के जब आप आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं तो आधुनिक जो आपके हम कह सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा है, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति।
हालांकि विद्यार्थियों 1857 क्रांति को सैनिक क्रांति नहीं है, इसमें किसानों का भी हम देखते हैं इसमें सहयोग रहा है, आदिवासी वर्ग का भी इसमें सहयोग रहा है, साहित्यकारों का भी सहयोग रहा है, बुद्धिजीवियों का सहयोग रहा है, आम जन का सहयोग रहा है, व्यापारी, उद्योगपति, शिक्षित वर्ग, सभी वर्ग इसमें शामिल हुए। इसलिए हम 1857 क्रांति को जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। यहाँ तक कि हम इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, जो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको प्रारंभ करने में सैनिकों की अहम भूमिका थी, इसलिए हम इसको शुरुआत में सैनिक क्रांति बोलते हैं, बाद में जन क्रांति में परिवर्तन हो गया। तो जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं आधुनिक काल का, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्रिटिश सत्ता किस प्रकार से प्रवेश हुआ। ब्रिटिशों ने सेना को नियंत्रित करने की कोशिश की, सैनिकों पर अपनी, हम कह सकते हैं, उनकी नियमावली थोपने की कोशिश की, सैनिकों को एक प्रकार से बांधने का काम किया, उनके अंदर विभाजन करने का काम किया, उनके साथ भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, जिसके प्रतिरोध में सैनिकों ने फिर एक क्रांति की 1857 में, जिसे हम 1857 क्रांति कहते हैं। और फिर आप 1857 क्रांति पढ़ते हो और इसी में आप कई सारे आपके सैनिक छावनियां पढ़ते हो, कई सारे आपके क्रांति के स्थल पढ़ते हो, वो सारी बातें आपको इसी टॉपिक में पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आप ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश और प्रसार पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक होगा, वह होगा विद्यार्थियों आपके 1857 की क्रांति। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी सत्ता को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में, तो वहां पर जो राजस्व का जो मुख्य स्रोत था वो था आपकी कृषि। कृषि जो टैक्स वसूल किया जाता था उसे बोलते थे भू राजस्व। भू राजस्व बोल दीजिए, चाहे आप लगान बोल दीजिए। और समय समय पर कंपनी ने कई, या ब्रिटिश सत्ता ने कई ऐसी आपके व्यवस्थाएं बनाई, जैसे महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, स्थायी बंदोबस्त हो गई, रेतवाड़ी व्यवस्था हो गई। राजपूताना के लिए भी उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया था, ताकि भू राजस्व वसूल किया जा सके। लेकिन विद्यार्थियों, जब ये भू राजस्व वसूल किया जाता था तो ये वैज्ञानिक तरीके से वसूल किया जाता था। इसमें किसी प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था, किसानों के हितों की बात नहीं की थी। किसान जितना उत्पादन नहीं करते थे उससे अधिक से टैक्स देना पड़ता था उनको, तो किसान एक प्रकार से जाल में फंस गए। किसान एक प्रकार से त्रिशोषण की ओर आपके हमें फंसते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो ब्रिटिश सत्ता की नीतियों से परेशान है, शासकों के रवैयों से परेशान है, और तो और उन्हें शासकों के अधीन आने वाले जो सामंत और जो जागीरदार हैं उनकी नीतियों से परेशान होना पड़ रहा है। एक प्रकार से किसानों का त्रिस्तरीय शोषण हो रहा है, और इस त्रिस्तरीय शोषण का ही फिर प्रतिरोध हमारे राजस्थान के किसानों ने किया है। और हम देखते हैं इस प्रतिरोध के स्वरूप फिर राजस्थान में जगह जगह पर कई सारे आपके आंदोलन होते हैं, जिसे हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। आपने खूब सारे आंदोलन देखे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुछ आंदोलनों का नाम लिख रहा हूँ, जैसे बिजोले किसान आंदोलन, इसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी के बरड़ क्षेत्र का आंदोलन, अलवर क्षेत्र के आंदोलन, जिसे मुख्यतः नीमूचौड़ा हत्याकांड आप पढ़ते हो वहां पर। इसी प्रकार मारवाड़ के जो किसान आंदोलन है, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन है, खूब सारे किसान आंदोलन को आप पढ़ते हो। तो जब आप ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश पढ़ लेंगे, उसके बाद में राजस्थान में जो सैनिक क्रांति हुई उसको पढ़ लेंगे, और जब सैनिक क्रांति के बाद में किसानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, किसानों पर शोषण किया जा रहा है, उन पर गैर वैज्ञानिक तरीके से जो विधियां थोपी जा रही है, जिसका प्रतिरोध किसानों ने किया है, तो फिर जो हमारे सामने टॉपिक निकल कर आ रहा है उसे हम बोलते हैं किसान विद्रोह। और फिर आप कई सारे किसान विद्रोह को देखते हो। तो इस प्रकार से आप टॉपिकों को समझते जाएंगे, टॉपिक में पढ़ते जाएंगे। अब आपकी समझ ये क्या है कि आप इस सत्ता के प्रवेश को पढ़ते नहीं हो, क्रांति को नहीं पढ़ते हो, सीधे आप यहाँ पढ़ने चले आते हो। तो जो प्रारंभ के जो दो टॉपिक वो तो आपने छोड़ दिए और आप तीसरे टॉपिक पढ़ने लगे। लेकिन अगर आप क्रम से पढ़ेंगे, चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लेने का प्रयास करेंगे, तो चीजें और सरल होती जाएगी। जब आप ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश पढ़ लेते हैं तो फिर सैनिक क्रांति आसानी से समझ में आ जाती है, और उसके बाद में जो फिर हमारे किसान आंदोलन हुए वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसके बाद में जो चौथा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों, वह है आपके आदिवासी विद्रोह। अब ये आदिवासी विद्रोह कैसे? तो जैसे विद्यार्थियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिक शक्तियों पर नियंत्रण किया, उसके बाद में भू राजस्व नीति लागू की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का या उस समय की ब्रिटिश सत्ता का एक और ये बात मानना था कि जो वन्य क्षेत्र है वो वन्य क्षेत्र भी ब्रिटिशों के ही है, लेकिन उस वन्य क्षेत्र से होने वाले जो लाभ है वो कहीं ना कहीं आदिवासी आपके जनजाति वर्ग ले जाते हैं। उनका ये भी मानना था कि जो जनजाति वर्ग होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यापार को नुकसान पहुंचाते हैं, व्यापारियों को लूटते हैं। इसी तरह से वो जो आपके जमीन कृषि करते हैं उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके खेती के जो क्षेत्र हैं, ये जो खेती की जो क्रियाएं हैं उसको रोकने का काम करते हैं। जब कृषि की क्रियाएं रुकती हैं तो वहां से फिर भू राजस्व वसूल नहीं कर पाते हैं। जब भू राजस्व नहीं प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रिटिश सत्ता को हानि होती है। तो आदिवासी जो जन समूह है उनको नियंत्रित करने के लिए तो ब्रिटिश सत्ता ने आदिवासियों से जुड़े कई सारे कानून लाए, कई सारे उन्होंने आदिवासियों से जुड़े नियम बनाए।
अब जाहिर सी बात है, ये जो नियम है, ये सारे के सारे जो नियम है ब्रिटिश सत्ता के लिए तो ये लाभदायक होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने नियम बनाए तो उनके लाभदायक होंगे। लेकिन जो हमारे जो आदिवासी वर्ग हैं, उन वर्गों के लिए जितने भी ये नियम बने सारे के सारे आपके हानिकारक ही सिद्ध हुए हैं, उनके प्राकृतिक अधिकारों का हनन हुआ इनसे। तो जब प्राकृतिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आदिवासी शांत नहीं रहे, जनजाति वर्ग शांत नहीं रहा है। इस आदिवासी वर्ग ने भी प्रतिरोध किया है आपके ब्रिटिश सत्ता का, और जब प्रतिरोध किया तो हमें कई सारे आपके आंदोलन दिखाई देते हैं जिसको हम आदिवासी आंदोलन बोलते हैं। और फिर हम उसमें जो जो आपके आदिवासी जनसमूह का विद्रोह है, या फिर जो मीणा आदिवासी विद्रोह है, या फिर आपके सबसे विस्तृत हमें नजर आ रहा है आपके भील विद्रोह है, उसको हम पढ़ते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टि रखते हुए जो हमें 14 टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है विद्यार्थियों आपके आदिवासी विद्रोह। हालांकि देखिए विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान में कई सारे टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन वे टॉपिक हमारे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं होते, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। मैं केवल उन्हीं टॉपिकों को ले रहा हूँ जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में ज्यादा आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, सिलेबस में ज्यादा कवर होते हैं। तो जिस प्रकार से कंपनी ने फिर आपके आदिवासी कानून बनाए, वन कानून बनाए, जो हमारे जो मूल निवासी, हमारे जो जनजाति वर्ग है, उनके लिए वो आपके नकारात्मक रहे हैं। तो उस नकारात्मकता का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए फिर उन्होंने समय समय पर जो आंदोलन किए उसे हम बोलते हैं जनजाति आंदोलन, जिसमें हमें 3 आंदोलन मुख्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं। एक तो आपके मेर जनजाति का आंदोलन, एक आपके मीणा जनजाति का आंदोलन, फिर आपके देव जनजाति का आंदोलन। तो सैनिक वर्ग में बदलाव हो गया है, उसके बाद में किसान वर्ग में बदलाव हो गया है, फिर आपके आदिवासी वर्ग में बदलाव हो गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों, जो हमारा समाज है, जो हमारा धर्म है, या जो हमारा सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं बदलाव करने का प्रयास किया। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ कुप्रथाएं थी जिसको आपके अंग्रेजों ने रोका है, समाप्त किया। कार्य तो अच्छा किया है, लेकिन जो हमारा रूढ़िवादी वर्ग है उसको ही पसंद नहीं है। जैसे सती प्रथा का अंत किया ब्रिटिशों ने, अच्छा काम किया, लेकिन जो हमारा रूढ़िवादी वर्ग है उसको ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कंपनी है वो हमारे समाज, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। तो जैसे आपके धार्मिक और सामाजिक संगठनों में बदलाव आया, तो जो हमारा रूढ़िवादी वर्ग है, हमारा परंपरावादी वर्ग है, वो ब्रिटिश सत्ता का विरोधी हो गया, क्योंकि इनका मानना था कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे धर्म में निरंतर क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन हमारे समाज का जो आपके वैज्ञानिक, आपके हम कह सकते हैं कि जो वर्ग है, एक प्रकार से आगे की सोचने वाला जो वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो आपके निरंतर समाज में सकारात्मक परिवर्तन चाहता है, वो ब्रिटिशों की जो इन परिवर्तन है उनसे आपके ये हम कह सकते हैं कि प्रभावित हुआ है। जैसे ब्रिटिश ने अगर त्याग प्रथा का अंत किया, ब्रिटिश ने डाइन प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया, कन्यावध प्रथा का अंत किया, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सकारात्मक वर्ग है, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित हुआ है। और फिर जो प्रभावित होने वाला वर्ग है उसने भी कई सारे संगठन बनाए हैं, सामाजिक और धार्मिक संगठन बनाए हैं, जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने ब्रिटिश सत्ता से प्रभावित होकर या फिर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भी कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन बनाए हैं, कई सारे ऐसी सामाजिक संस्थाएं बनाई है, धार्मिक संस्थाएं बनाई है, जिन्होंने हमारे समाज को नई दिशा देने का काम किया। जैसे एक हम पढ़ते हैं आपके आर्य समाज। तो आर्य समाज की शाखाएं आपके जैसे अलवर में भी स्थापित हुई है, भरतपुर में स्थापित हुई है, धौलपुर में है, करौली में है। इसी प्रकार आप देखते हो एक 1883 में एक आपके संस्था बनी थी जिसका नाम था आपके परोपकारिणी सभा। इसी प्रकार से आप कई सारी संस्थाओं नाम देखते हो, जैसे वागड़ सेवा समिति है, ये भी एक प्रकार की सामाजिक समिति थी। इसी प्रकार से सेवा आश्रम है, खूब सारे आपके संगठन नाम पढ़ते हो। इसी पर सेवा आश्रम के बाद में एक आप नाम पढ़ते हो विद्यार्थियों, खांडलाई आश्रम का नाम पढ़ लेते हो। इसके बाद में जो वनस्थली विद्यापीठ है उनका नाम आप पढ़ते हो। इसके बाद में जो आपके राजस्थान चरखा संघ है उनका नाम आप सुनते हो। ऐसे खूब सारे आपके सामाजिक संगठनों का आप नाम सुनते हो जो समाज और धर्म के अंदर परिवर्तन लाने का काम करते हैं। और इसी टॉपिक को आपकी पुस्तकों में दिया होता है हमारे राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक संगठन। अब ये धार्मिक सामाजिक संगठन दो वजह से बने हैं, एक तो ब्रिटिशों की नीतियों से सकारात्मक प्रभावित होकर भी बने हैं, और कई ऐसे संगठन भी बने हैं जो ब्रिटिशों द्वारा निरंतर हस्तक्षेप को रोकना चाहते थे, लेकिन संगठन जरूर बने और इन संगठनों ने निरंतर हमारे समाज को नई दिशा देने का काम किया है। ये संगठन तब बने हैं जब कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारे समाज में कुछ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं हमारा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे धर्म, हमारे समाज को गतिशील रखना चाहता है, तब जाकर हमारे समाज में से खूब सारे संगठन बने हैं। मैंने तो कुछ उदाहरण के लिए नाम दिए हैं, वैसे इसमें खूब सारे आपके संगठन हमें दिखाई देते हैं जब हम राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक संगठन पढ़ते हैं। तो जो हम आदिवासी जो आपके विद्रोह है उसके बाद में जिस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए वो है हमारे जो सामाजिक और जो धार्मिक संगठन है, वो हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जो अगला हमें टॉपिक नजर आता है आधुनिक राजस्थान में
वो हमारी जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 1818 से पहले क्या होता था कि एक रियासत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां हैं उस पर हमारे शासकों का नियंत्रण होता था। 1818 के बाद में इस स्थिति में बदलाव आया है और वो जो सारी राजनीतिक प्रशासनिक नीति जो शासकों के पास थी उसका स्थानांतरण, उन शक्तियों का स्थानांतरण ब्रिटिश कंपनी या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिश सत्ता के पास चला गया है। अब ब्रिटिशों ने ऐसी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां बनाई है जिसमें भारतीयों की सहभागिता नहीं थी, राजपूताना की सहभागिता नहीं थी। एक प्रकार से हम कहें तो इससे कहीं उत्तरदायी शासन नहीं था। इसमें जनता की अवहेलना की गई थी, आम जन की अवहेलना की गई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों का जो संपूर्ण उपभोग करने का कार्य है वो आपकी ब्रिटिश सत्ता ही कर रही थी। और ब्रिटिश सत्ता जब कोई राजनीतिक और प्रशासनिक नीति बनाती है तो उनके लिए तो लाभदायक रहेगी, लेकिन वो हमारे राजपूताना और भारतीयों के लिए आपके हानिकारक ही सिद्ध होगी। और इसी का प्रतिरोध हमने कुछ संगठन बनाकर किया है। अंग्रेजों की जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां हैं उसका विरोध दो तरीके से हुआ है। एक तो विद्यार्थियों, नरमवादी जो विचारक थे उन्होंने भी इसका विरोध किया है। एक आपके जो गरम दल के व्यक्तित्व है उन्होंने भी इसका विरोध किया। गरम दल के व्यक्तित्वों के लिए हम यहाँ पर एक और नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रांतिकारी। हालांकि जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि जो गरम पंथी है, जो उसके बाद में उग्रपंथी, हम कैसे क्रांतिकारी पंथ है, वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ हम समझाने के लिए इन दोनों चीजों को एक साथ लिख लेते हैं, गरमपंथी और उनसे थोड़े से मिलते जुलते आपके क्रांतिकारी विचारक। क्रांतिकारी विचारकों ने ब्रिटिशों की जो प्रशासनिक नीतियां हैं, राजनीतिक नीतियां हैं, उनका विरोध दो तरीके से किया। एक तो उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से भी अंग्रेजों की राजनीतिक और जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनका विरोध किया है। और उसमें आप कई सारे नाम सुनते हो, जैसे व्यक्तिगत प्रयासों में एक आप नाम सुनते हो विद्यार्थियों, अर्जुनलाल सेठी। इसी प्रकार विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, ऐसा आपने खूब सारे नाम सुने होंगे। प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट के बाद में आपके ईश्वरदान, ऐसे खूब सारा आपके राजस्थान में गरमपंथी या क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े व्यक्तित्व के नाम पढ़ते हो जिन्होंने राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाओं को आपके अंजाम दिया है। एक आपके खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह का भी नाम आपके इसमें आ जाता है। तो ऐसे खूब सारा आप क्रांतिकारी गतिविधि में जो संलिप्त थे उनका नाम आपके सामने आते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं न कहीं ब्रिटिशों की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का विरोध करने का काम किया। न केवल व्यक्तिगत बल्कि उन्होंने संस्थाओं का भी निर्माण किया है, संस्थाओं का भी निर्माण किया। ये फिर हम कह सकते हैं उन्होंने दलों का भी गठन किया। जैसे राजस्थान के अंदर आपके क्रांतिकारियों के 3 दल बन गए थे। एक जो दल आपके अजमेर में कार्यरत था, एक दल विद्यार्थियों आपके कोटा में कार्यरत था और एक दल विद्यार्थियों आपके जयपुर में कार्यरत था। अजमेर में जो दल कार्यरत था उसका नेतृत्व है आपके गोपाल सिंह जो खरवा के ठाकुर हैं और विजय सिंह पति कर रहे थे। कोटा के अंदर विद्यार्थियों आपके जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था केसरी सिंह बारट। और जयपुर के अंदर विद्यार्थियों क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व करते उनका नाम था अर्जुनलाल सेठी। इस प्रकार से आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पर हमें अलग अलग आपके नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। व्यक्तिगत प्रयास भी हो रहे हैं और संस्थाओं का निर्माण भी आपके हो रहा है, दलों का निर्माण भी हो रहा है। तो अजमेर में इन्होंने आपके गोपाल सिंह और विजय जो आप प्रतीक है उन्होंने कार्य किया है, कोटा में केसरी सिंह ने कार्य किया है और जयपुर के अंतर्गत अर्जुनलाल सेठी ने कार्य किया है। जैसे केसरी सिंह ने कार्य किया तो उन्होंने यहाँ पर कई आपके संस्थाएं बनाई, जैसे वीर भारत सभा, ये क्रांतिकारी संगठन था। और अर्जुनलाल सेठी ने तो वर्धमान विद्यालय, अभिनव भारत जैसी संस्थाओं की आपकी स्थापना करके राजस्थान के अंदर आपकी क्रांतिकारी घटनाओं को बढ़ावा दिया है। अब आप देखेंगे क्रांतिकारी गरमपंथ के विचारकों ने राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का इस प्रकार से विरोध किया है। और इसी टॉपिक को आप जब राजस्थान के आधुनिक इतिहास में पढ़ते हो तो उसे नाम दिया जाता है राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं। तो इस प्रकार से आप ये तो देख लेते हो कि राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी हुई है, लेकिन आपने कभी ये पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार वो घटनाएं क्यों होती है। ब्रिटिशों की राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों के विरोध 2 स्तर पर होता है। नरम दल की भी करते हैं, गरम दल और क्रांतिकारी भी करते हैं। क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रयासों पर भी जोर देते हैं, तब आप खूब सारे क्रांतिकारियों के नाम याद करते हो, उनके सारे में चीजें पढ़ते हो। उन्होंने संस्थाओं का भी निर्माण किया, दलों का भी निर्माण किया, तो फिर आप कई सारे आपकी यहाँ पर सूचनाओं को पढ़ने का प्रयास करते हो। इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में जो दिया होता है उसे हम बोलते हैं राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं, राजस्थान में क्रांतिकारी संगठन। तो ये एक आपकी टॉपिक यहाँ से बन जाता है। अब रही बात विद्यार्थियों नरम दल की, तो जो नरम दल के आपके जितने भी विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है उन्होंने भी ब्रिटिशों की जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियां हैं उनका विरोध संगठन बनाकर किया है।
क्योंकि जो नरम दल के आपके विचारक होते हैं वो अधिकतर क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं। वे आमूलचूल परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे संगठन बने, लोगों को जोड़ें, लोगों के अंदर विरोध करने की भावनाएं जागृत करें, उन्हें अधिकारों के प्रति सचेत करें, फिर सही समय उचित अवसर आने पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए और फिर अपनी जो मांगे उनको मनवाई जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर जो नरमवादी दल है उन्होंने भी ब्रिटिशों की आपके जो राजनीतिक और प्रशासनिक नीति है उनका विरोध किया है, और विरोध करने के लिए उन्होंने भी सबसे पहले किसका सहारा लिया, आपके संगठनों का सहारा लिया। और जो इन लोगों ने जो संगठन बनाए हैं उन्हीं संगठनों को हम बोलते हैं राजनीतिक संगठन। इसी टॉपिक को आपके सिलेबस में जोड़ा जाता है कि राजस्थान में बनने वाले प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन कौन से हैं, तब आप रटते हो जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, देशी राज्य लोक परिषद है, राजस्थान सेवा संघ है, ऐसे खूब सारे आप नाम सुनते हो। इसमें जो सबसे 3 महत्वपूर्ण जो आपके संगठन थे, एक का नाम था आपके राजपूताना मध्य भारत सभा, ये आप संगठन पढ़ते हो। इसके बाद में दूसरा है आपके संगठन वो था आपके राजस्थान सेवा संघ, और इसके बाद में जो तीसरा संगठन है उसे बोलते हैं विद्यार्थियों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। लेकिन ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी एक क्षेत्रीय शाखा राजपूताना में स्थापित हुई थी। उसे क्षेत्रीय शाखा को ही बोलते हैं विद्यार्थियों राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। और इसके भी कई आपके क्षेत्रीय शाखा स्थापित हो गई थी, जैसे आपके मारवाड़ लोक परिषद। आप खूब सारे ऐसे आपके टॉपिकों में पढ़ते हो, मारवाड़ लोक परिषद हो गई। इसके बाद में बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद हो गई। इसके बाद में बूंदी राज्य लोक परिषद, बूंदी राज्य लोक परिषद, और एक और इनसे जुड़ा हुआ है वो है आपके जैसलमेर लोक परिषद। इस प्रकार से आपके जो ये 4 नाम और आप देख रहे हैं, इन चारों नामों को भी आप याद रखेंगे, जिसमें मारवाड़ लोक परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद, बूंदी राज्य लोक परिषद और जैसलमेर लोक परिषद, ये कहीं ना कहीं राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की क्षेत्रीय शाखाएं हैं। और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक प्रकार की क्षेत्रीय आपके हम कह सकते हैं कि शाखा है। और इस प्रकार से जो जितने भी आप संगठन पढ़ते हो, इन सारे संगठनों को आप किस नाम से जानते हो, राजनीतिक संगठन। तो जो हमारा 5वां टॉपिक है जिसमें हम क्रांतिकारी घटनाएं और राजनीतिक संगठनों को पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। अब विद्यार्थियों आप देखेंगे जैसे ही हमारे क्रांतिकारी संगठन भी बन रहे हैं और राजनीतिक संगठन भी बन रहे हैं, और इन दोनों संगठनों का उद्देश्य कहीं ना कहीं एक प्रकार से आजादी थी, एक प्रकार से अधिकारों की प्राप्ति थी, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो। अब हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन भी बन रहे हैं और हमारे यहाँ पर एक प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन बन रहे हैं। तो इन दोनों संगठनों ने कहीं ना कहीं राजपूताना के लोगों को जागरूक किया, राजपूताना के लोगों को अपने अधिकारों की लड़ना सिखाया है। अब विद्यार्थियों जैसे ही हमने कई प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां की है, कई प्रकार के राजनीतिक संगठन बनाए हैं, तो राजनीतिक संगठनों के निर्माण से हमारी जो रियासती जनता है वह भी कहीं ना कहीं जागरूक हुई है, और रियासती जनता ने भी कहीं ना कहीं आपके अपने अपने रियासतों के अंदर और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा जिसका क्षेत्र व्यापक हो, ऐसे संगठन बनाए हैं। तो रियासती जनता के द्वारा, रियासती प्रजा के द्वारा जो आपके संगठन बनाए जाते हैं, उन्हीं संगठनों को बोलते हैं विद्यार्थियों आपके प्रजा मंडल। इन्हें हम प्रजा परिषद भी बोल सकते हैं, दोनों नाम आपके एक ही हैं, लेकिन प्रजा मंडल नाम थोड़ा सा आपके ज्यादा लोकप्रिय है। और इन्हीं प्रजा मंडल के द्वारा राजस्थान के संदर्भ में जो आपके आंदोलन किए गए हैं, उन आंदोलनों को आप प्रजा मंडल आंदोलन आपके जानते हैं। तो फिर आप जब राजस्थान का आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हो तो वहां पर आप खूब सारे प्रजा मंडलों के नाम देखते हो, खूब सारे प्रजा मंडलों के से जुड़े आपके व्यक्तित्व सुनते हो, उनके छोटे मोटे संगठन सुनते हो, उनसे जुड़ी समाचार पत्र पत्रिकाएं देखते हो, उनसे जुड़ी घटनाओं को आप देखते हो। तो वो सारे जो टॉपिक्स होते हैं, वो सारे जो विषय वस्तु होती है, वो आपके प्रजा मंडल आंदोलन या प्रजा मंडल जो संगठन है उसमें आपके शामिल किया जाता है। अब विद्यार्थियों राजस्थान में निरंतर प्रजा मंडल आंदोलन चल रहे थे, उसी दौरान हमारे जो राष्ट्रीय राजनीति है, उस राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आपके हमें 2 बड़े आंदोलन दिखाई देते हैं। एक तो आपके जिसे हमें नमक आंदोलन या से विनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, और 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई थी, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पर 2 आंदोलन हुए थे, तो राजस्थान के जो प्रजा मंडल से जुड़े नेता है, राजस्थान की प्रजा मंडल से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं, जो आम जन हैं, वे भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। और जब प्रजा मंडल और राष्ट्रीय आंदोलन एक हो गए तो उनके संयुक्त प्रयासों से फिर हमें आजादी प्राप्त हुई। लेकिन केवल आजादी प्राप्त करने से ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो गया राजस्थान के संदर्भ में।
क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, रियासतों से जुड़ी हुई। क्या रियासतें भारत में शामिल होगी या पाकिस्तान में शामिल होगी या फिर स्वतंत्र रहेगी? तीनों स्थितियों से वो स्वतंत्र थे। वे चाहे तो भारत में शामिल हो सकते थे, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, चाहे फिर वो स्वतंत्र रह सकते थे। तो जो हमारे राजस्थान से जुड़े जो अगला टॉपिक होगा, जो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी जो अगली टॉपिक बन सकता था, वे था विद्यार्थियों जो राजस्थान की जो रियासतें हैं, राजस्थान की जो आपके रियासतें हैं, उन रियासतों का भारतीय संघ में विलय। और जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तब आप खूब सारे ऐसे आपके रियासतों के नाम सुनते हो, उनके शासकों के नाम सुनते हो कि किस रियासत ने भारत विलय पर कब हस्ताक्षर किए, कैसे किए, प्रथम रियासत कौन सी है, अंतिम रियासत कौन सी है, वो सारी बातें आप इसी टॉपिक में देखते हो। लेकिन रियासतों का भारतीय संघ में विलय होने से अभी भी सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। रियासतें 14 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल हो चुकी राजपूताना की, लेकिन वो शामिल होने वाली रियासतों को किया क्या जाए, क्या उनका समूह बनाया जाए या फिर उन्हें भारतीय संघ में स्वतंत्र रहने दिया जाए? तो हमने फिर राजस्थान की सभी रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की, जो आपके 1948 से प्रारंभ हुई थी और 1956 में जाकर समाप्त हुई थी। और इस 48 से 56 के बीच जितनी जो घटनाएं हुई राजस्थान से संदर्भ में, उन सभी घटनाओं को हम राजस्थान की रियासतों के एकीकरण वाले टॉपिक में आपके पढ़ते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप देखेंगे कि जो राजस्थान की जो आपके आधुनिक काल का जो आपके हम कह सकते हैं इतिहास है, उसमें हम सबसे पहले राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश और प्रसार को देखते हैं। फिर उनकी सैनिक नीतियों की वजह से राजस्थान में सैनिक क्रांति होती है, 1857 क्रांति होती है। उनकी भू राजस्व नीतियों की वजह से राजस्थान में कई किसान आंदोलन होते हैं। उनके वन कानूनों और हमारे आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार छीनने के क्रम में हमारे यहाँ पर कई सारे आदिवासी विद्रोह में दिखाई देते हैं। हमारे समाज और हमारे धर्म में जब हस्तक्षेप करते हैं तो हम यहाँ पर कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का विकास होता देखते हैं। हमारे जो राजनीतिक जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो हमारे अधिकार हैं, जब हमें नहीं दिए गए तो हमने कर्मिक विकास से कई सारे राजनीतिक संगठन बनाए हैं। हमारे जो युवा थे उस समय उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं से, क्रांतिकारी संगठनों से भी उन अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया। और जब क्रांतिकारी घटनाएं और राजनीतिक संगठन बढ़े और राजस्थान के अंदर जन जागृति का चरम स्तर आ गया, तो राजस्थान की रियासतों में प्रजामंडल बने, प्रजामंडल आंदोलन हुए। और जब भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो उस समय राजस्थान की रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ। और जब रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तो फिर उसका एकीकरण पूर्ण संभव हुआ। इस प्रकार से आप ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, राजस्थान के अंदर अभी भी आधुनिक भारत के ऐसे कई टॉपिक है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी रूपरेखा में, क्योंकि वो टॉपिक हमारे कहीं ना कहीं प्रतियों की परीक्षा में शामिल नहीं होते, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। अगर आप ग्रंथ अकादमी पुस्तकों को जाएंगे तो कम से कम 6 से 7 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो मैंने नहीं पढ़ाई यहाँ पर क्योंकि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में नहीं आते हैं, इतने हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है, बात थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी वो, इसलिए मैंने उनको छोड़ने का काम किया। लेकिन जितने हमने टॉपिक यहाँ लिए हैं, अधिकांश आप देखोगे 90% टॉपिक आपके आधुनिक राजस्थान के यही रहते हैं। तो आप इनको इस प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, क्रमिक रूप से पढ़ेंगे तो आपको चीजें आसानी से याद होगी। ऐसा नहीं कि आप पहले कभी एकीकरण पढ़ लो, कभी प्रजामंडल पढ़ लो, कभी आदिवासी विद्रोह पढ़ लो, कभी राजस्थान ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश पढ़ लो। ये वैज्ञानिक तरीका है, गैर जिम्मेदाराना पढ़ाई है। पढ़ना जब आपको सारा ही है तो क्यों ना उसको हम क्रम से ही पढ़े, ताकि हर चीज हमें आसानी से समझ में आए। भाई एक के बाद 2 पढ़ते हो तभी हम 3 हमें अच्छे से समझ में आता है। आप तो कभी 2 पढ़ते हो, कभी 3 पढ़ते हो, कभी 1 पढ़ते हो, तो चीजें सही तरीके से आपके मस्तिष्क में जा नहीं पाती, आप उन चीजों को सही प्रकार से लंबे समय तक याद नहीं कर पाते। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक टॉपिक और छूट गया जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसे हम राजस्थान के समाचार पत्र के नाम से जानते हैं, उसको हम 12वें टॉपिक रूप में ले लेते हैं, राजस्थान के समाचार पत्र। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, समाचार पत्र कोई अपना आप में स्वतंत्र टॉपिक नहीं है। जब आप राजस्थान के राजनीतिक संगठनों को पढ़ते हो, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ते हो, तो राजनीतिक संगठनों में कई सारे नेता होते हैं, प्रजामंडल में कई सारे व्यक्तित्व होते हैं। उन व्यक्तित्वों और नेताओं ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने, जनता और उनके बीच में समाज स्थापित करने और उन दोनों की बातें ब्रिटिश सत्ता तक पहुंचाने के लिए समय समय पर कई सारे समाचार पत्र लिखे। तो उन समाचार पत्रों को राजनीतिक संगठनों और प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान सेवा संघ आप पढ़ते हो तो इसमें आप विजय सिंह पत्ती का नाम पढ़ते हो, और विजय सिंह पत्ती के नेतृत्व में कई सारे आप समाचार पत्रों का नाम सुनते हो। राजस्थान केसरी नाम सुन लेते हो, तरुण राजस्थान सुन लेते हो, नवीन राजस्थान सुन लेते हो, कई सारे आप समाचार पत्रों को देखते हो। तो समाचार पत्र आपको राजस्थान सेवा संघ के साथ ही पढ़ना है, ना कि कोई अलग से टॉपिक से, क्योंकि थोड़े से बिखरा हुआ नजर आता है। इसलिए जो गाइड्स होती है वो क्या करती है, सारे जितने भी राजस्थान के समाचार पत्र है उनको एक साथ ही लाकर आपके सामने रख देती है। वो भी तरीका सही है,
और अगर आप इन संगठनों के साथ पढ़ते हो तो वो भी तरीका भी आपका सही है। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको जो प्रक्रिया आपको उचित लगे, जो आपका सूट हो जाए, उसी तरीके से आप चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है एक रूपरेखा बनाने की आधुनिक राजस्थान की, और अगर आपको ये बेहतर लगे तो ठीक है, बेहतर नहीं लगे तो आप अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करें और फिर परिवर्तन के अनुसार फिर आप इसको पढ़ते रहें। मूल बात ये है कि हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमें निरंतर अध्ययन करता रहना चाहिए। इतिहास को एक विचार के तौर पर पढ़े, न कि आपकी किसी घटना या तथ्य के आधार पर। आप अच्छी तरीके से पढ़िए। अगले आपके जो क्लास होगी उसमें कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।